साहित्य निधि में आज सुनिए जानी मानी वरिष्ठ हिंदी लेखिका सुमति सक्सेना लाल की लिखी हुई कहानी फिर वही सवाल। प्रस्तुत है कहानी। लॉन की घास के ऊपर पत्तियों का कालीन सा बिछ गया है। ये पतझड़ का मौसम, माली परेशान हो जाता है। वो सूखी पत्तियां झाड़ रहा है, क्यारियों में से कूड़ा उठाकर टोकरे में जमा कर रहा है। बेचारा, कल तक ये कूड़ा ऐसे ही इतनी ही मात्रा में फिर जमा हो जाएगा। रंजन इस लॉन का पूरा सदुपयोग करते रहे हैं। ऑफिस से आते ही कपड़े बदल, एक हाथ में चाय का मग और दूसरे हाथ में ट्यूब लेकर फूल पत्ती घास को देर तक छिड़कते रहते। यो उन्हें पौधों को सींचना और अपने आप को भिगोना बेहद अच्छा लगता। हर दिन चेहरे पर शिशु जैसा उल्लास आ जाता। कहते, हम लोग कितने अभागे थे कि हम दोनों का ही बचपन ऊपर के बंद घर में बीत गया। बेचारे हम, है ना मीनन? नीचे के घर का मज़ा कुछ और ही है। मैं हंस देती, कुछ कहती नहीं। दो तरफ के बड़े बड़े लॉन, एक तरफ के ड्राइववे के बीच बनी पापा की बड़ी सी कोठी याद आती। पर उसमें भी रही कहाँ हूँ, बस गई हूँ। कभी सुबह से शाम, कभी एक दो दिन को ही जाती थी। तब खुलकर खेलने चलने सब में एक अजीब सा संकोच बना रहता था। रंजन बच्चों को डांटते कि शाम के समय ये दोनों घर के अंदर क्यों घुसे बैठे हैं। उन्हें पुकारते। बच्चे बाहर आकर कुछ क्षण को खड़े होते, कोई उल्टा सीधा जवाब देते और अंदर चले जाते। रंजन बाहर बड़बड़ाते रहते और बच्चे अंदर। मैं रंजन को शांत करने की कोशिश करती, बच्चों को समझाती। आखिर दोनों के बीच सेतु तो मुझे ही बनना था। रंजन अपने जीवन से हमेशा प्रसन्न रहे, सिर्फ वर्तमान में जीने वाले। न मन पर अतीत का कोई बोझा, न भविष्य की कोई चिंता। कुछ बुरा हो भी गया तो थोड़ी देर परेशान रहे, फिर बस झाड़ा पोछा और आगे चल दिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे कोई कपड़ों पर पड़ी धूल को झाड़ देता है। मैं रंजन को देखती रहती और अक्सर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। हैप्पी फेलो। मैं जानती हूँ, माली लॉन को साफ करने के बाद ट्यूब उठाएगा और लाइन से क्यारियों में छिड़काव करेगा। अब रंजन नहीं है। रंजन के निधन को 6 दिन बीत चुके। अजीब सा लगता है कि अभी हफ्ता भर पहले जो इंसान रक्त मज्जा और अस्थियों के साथ सशरीर यहाँ घूमता रहता था वो नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है वो। रंजन विधि विधान में विश्वास करते थे, शुद्ध सनातनी, रोज पूजा करने वाले। इसलिए बच्चों के विरोध पर भी पूरे ही कर्मकांडों का निर्वाह करवा रही हूँ मैं। कौन जाने उससे मरे आदमी की आत्मा को शांति मिलती ही हो, कौन जाने। रंजन से बहुत नाराज था मन में उनके प्रति बहुत दूरी, बहुत परायापन आ चुका था। पर 20 बरस पुराना साथ था उनसे, फिर रिश्ते का अधिकार भी तो था ही। फिर जब मन ने उनके लिए उनके जीवन में कभी बुरा नहीं चाहा, तो आज उनके जाने के बाद उनके लिए भला ही चाहूँगी। लगता है जैसे ये रंजन की आखिरी मूक इच्छा हो, जिसे मुझे पूरा करना हो। घर में अजीब सा माहौल हो गया है। कोई पूरी आवाज़ बोलता नहीं, कोई खुलकर हंसता नहीं। उस दिन आदित्य ने टीवी चला दिया था। मुझे वो आवाज़ अच्छी नहीं लगी थी और मैंने बढ़कर बंद कर दिया था उसे। आदित्य ने मेरी तरफ एक बार झल्ला कर देखा था और उठकर बाहर चला गया था। रंजन की मौत का समाचार सुनकर नीता आई थी मुझसे मिलने। नीता इंटर से लेकर एमएससी तक मेरे साथ पढ़ी थी। रिजल्ट आने से पहले ही उसकी शादी हो गई थी और घर, पति, बच्चों और परिवार में बेहद सुखी थी। जरा सी बात पर देर तक खिलखिलाती रहती, जैसे खुशी छलकी पड़ रही हो। 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में पति नहीं रहे। मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोती रही थी और मैं उसकी पीठ सहलाती रही थी, जैसे उसे तसल्ली दे रही हूँ। अनायास अजब सी ईर्ष्या लगती है उससे। 3 साल हो चुके उसके पति के निधन को, पर आज भी जरा से जिक्र पर उसकी एक एक आंख से कई कई धार आंसू गिरने लगते हैं। और मैं, रंजन को गए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और मेरी आंखें सूखी हैं। कितना रीतापन महसूस होता है। लगता है सीने के अंदर कुछ घुमड़ रहा हो, पर बरस तो नहीं पा रही मैं। शायद रो लूँ तो मन थोड़ा हल्का हो जाए। पर किसके लिए रोऊं? रंजन के लिए, जिन्होंने मेरे किसी एहसास को आदर नहीं किया कभी, इस रिश्ते का भी नहीं। कभी आंसू आ जाएं तो अजब संकोच सा महसूस होता है, जैसे अपने आप पर शर्म आ रही हो। बच्चों के सामने डर भी तो लगता है।
मेरा चेहरा थोड़ा सा भी उतरा देखते हैं तो घूर कर देखते हैं भाई बहन, जैसे डांट रहे हों मुझे, जैसे धिक्कार रहे हों। दमयंती मौसी दिल्ली से आई हैं। रंजन के निधन का पत्र सब तरफ भेजा गया था, उन्हें भी दी गई थी सूचना। फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई थी। देर से ही सूचना मिल पाई है उन्हें, सो अब आई हैं। अजब सहमी हुई सी, झिझकते हुए घर के अंदर कदम रखा था उन्होंने। जिस तरह से किसी भी मौत के घर में घुसा जाता है डरते डरते, पर घर के अंदर शांत माहौल देखकर थोड़ी देर में सहज हो गई थी वे। मैंने अपने ही कमरे में उनका सामान रखवाया है। मौसी के साथ मेरा रहना लगभग नहीं जैसा ही रहा है। सालों तक वे लोग विदेश में रहे हैं, अब कुछ सालों से दिल्ली आ गए हैं। पर विदेश में रहते हुए भी उनका माँ का ख्याल रखना, हर 2-3 दिन पर उन्हें फ़ोन करते रहना। कुछ ऐसा होता कि जब माँ बहुत परेशान होती, जब आगे के रास्ते बंद जैसे होने लगते, तब न जाने कैसे कहाँ से मौसी का ड्राफ्ट आ जाता, किसी न किसी उपलक्ष्य में, किसी न किसी बहाने। 3-4 साल में भारत आती तो हमारा घर सामानों से भर जाती। हद की संकोची माँ उनके भेजे रुपयों को बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेती। शायद जिस अपनेपन से वे रुपए भेजे जाते थे, उसकी गंध पहचानती थी वे। मौसी के इसी लगाव के कारण उनसे बहुत दूर रहते हुए भी, उनसे बहुत कम मिलने पर भी हम दोनों भाई बहन को उनसे एक अंतरंग सा रिश्ता महसूस हुआ है। नानी माँ के लिए बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने कभी दमयंती मौसी को चिट्ठी लिखी थी कि जयंती के लिए मन बहुत परेशान रहता है, उसकी जिम्मेवारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। नानी के जाने के बाद भी मौसी ने उस दायित्व का निर्वाह पूरे मन से किया था, पर उन्होंने कितना किया, कब तक किया, इस बात को सोचने की कोशिश हम भाई बहन ने कभी की ही नहीं। इन 10 दिनों में तमाम बातें हुई थी मौसी से, टुकड़ों में। हमारी अधिकांश बातचीत के बीच माँ अनायास आ जाती, फिर एक बात से और बातें जुड़ती और खुलती चली जाती। शुरुआत मेरे ही वैवाहिक जीवन से हुई थी। मौसी बहुत देर तक चौकी पर रखी रंजन की तस्वीर को देखती रही थी, अपलक। उसके सामने अगरबत्ती का उठता हुआ धुआं। मौसी की आंखें पसीजने लगती हैं। तुम्हें लेकर जयंती बहुत परेशान रहती थी। मेरे लिए? मैं चौंकती हूँ। ना मैंने अपनी कोई परेशानी माँ को बताई थी कभी, ना माँ ने ही पूछा था कभी कुछ। हम दोनों के बीच रंजन कभी किसी व्यक्तिगत बातचीत का मुद्दा रहे ही नहीं। आखिर उन बातों से मेरा मान सम्मान भी तो जुड़ा था। फिर माँ को कुछ आभास हो गया था क्या? हाँ, रंजन का गर्म मिजाज, गाहे बगाहे उनका आंखें तरेर कर बात करने का ढंग उनको परेशान कर जाता था। इतना मैं समझ जाती थी। मैं मौसी की तरफ देखती हूँ, फिर पूछती हूँ, मेरे लिए परेशान होती थी? पर मुझसे कभी कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने। तुमसे? मौसी खिसियाई हंसी हंसती हैं। तुमसे क्या कहती, कैसे कहती? तुम दोनों भाई बहन से डरती थी वो? तुम? मौसी अपनी आधी बात छोड़कर एकदम चुप हो जाती हैं। मैं स्तब्ध बैठी रहती हूँ, मौसी की तरफ देखती हुई। उनसे आगे कुछ पूछने का साहस नहीं होता। अनायास याद आता है कि माँ की आंखों में वो डर हम लोगों ने न जाने कितनी बार देखा था और देखकर अनदेखा किया था। तब कभी ध्यान नहीं दिया था उस बात पर, या उसे महत्व नहीं दिया था। आज वे इस दुनिया में नहीं हैं। आज सोचती हूँ कितना पीड़ादायक होता होगा किसी बड़े के मन में छोटों से डर, वो भी अपनी संतान से। मेरी आंखें भरने लगती हैं। मौसी मेरी तरफ देखती रहती हैं, सोचती रहती हैं, जैसे तौल रही हों कि कहें या ना कहें। वे अजब तरह से अटक कर बोलती हैं, जैसे झिझक रही हों। जयंती चाहती थी कि तुम रंजन को छोड़ दो, उससे अलग हो जाओ। अरे, मैं चौंकती हूँ। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी उपलब्धियों सबकी बहुत कदर करती थी वो। कहती थी एकदम बुझ गई है मीनल। उसे लगता था तुमने अपने आप को रंजन के कदमों का डोरमैट बना लिया है। क्यों मौसी? मैं खिसियाई हंसी हंसती हूँ। उसे लगता था रंजन अपनी इन्फीरियरिटी को अपनी क्रूडनेस से ढकते हैं। तेजी दिखाकर वे तुम्हारी काबिलियत को नकारते हैं। तुम जिस तरह से रंजन के आगे पीछे दौड़ती थीं, उनकी एक एक बात और इशारे से डरती थीं, उससे जयंती को तकलीफ होती थी। अक्सर कहती थी वो, दो पढ़े लिखे अपने पैरों पर खड़े लोगों का रिश्ता नहीं है, मालिक और नौकर का रिश्ता है। किस बात में कम है मीनल? फिर पढ़े लिखे शरीफ लोगों के बीच में ऐसा होता है कहीं? मैं चुप रहती हूँ, कुछ कहती नहीं।
मैं रंजन का एकदम भड़कने वाला मिजाज जानती थी और मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी ऐसी बात कहूँ या करूँ जिससे घर का तनाव बढ़े। और बच्चे समझते थे कि मैं रंजन से डरती हूँ। शायद माँ भी यही समझती थी, जबकि अक्सर ऐसा होता कि मैं चुप रहकर भी अंततः रंजन से अपनी मनचाही करवा लेती। सच बात यह है कि माँ शुरू से इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उन्होंने बहुत चाहा था कि ये शादी ना हो। रंजन से मेरी शादी की बात चली थी और उन्होंने एकदम से घर आना जाना शुरू कर दिया था। माँ जब तक घर में उनके प्रवेश पर रोक लगाती, तब तक रंजन मुझसे अंतरंग हो चुके थे। अधिकार से आते, अधिकार से मुझे घुमाने ले जाते, अधिकार से मेरे अनेकों निर्णय स्वयं ले लेते, मुझे शामिल किए बगैर। माँ परेशान हुई थी। उन्हें रंजन पसंद नहीं आए थे। वो उनकी बहुत सी बातों के अर्थ निकाल कर उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करना चाहती, पर मैं कुछ सुनने, कुछ समझने की मनस्थिति में थी ही नहीं। इस मैच के लिए माधव की भी पूरी रजामंदी थी और माँ की इच्छा न होने के बावजूद शादी हो गई थी। 1 वर्ष के लंबे परिचय, घूमना फिरना, घंटों की बातचीत के बीच जो बात समझ नहीं आई थी, वो शादी के कुछ ही दिन में समझ में आने लगी थी कि रंजन के साथ जीवन सरल नहीं होगा। सारे तामझाम, स्टाइल, शानो शौकत ऊपरी थे। उसके अंदर सदियों पुरानी जर्जर सोच, बात बात में अपने आप से महानता जोड़ना, सामने वाले व्यक्ति को हिकारत से देखना, आदेश भरा स्वर। मैं परेशान होने लगी थी। लगा था ऐसे जीवन कैसे कटेगा इस आदमी के साथ। वैसे रंजन दीवानों की तरह मेरे आसपास मंडराते रहते। मैं अजीब उलझन में रहने लगी थी। तभी अमृता हो गई थी। रंजन खुशी से निहाल हो गए थे। उसी के 2 साल के अंदर आदित्य। रंजन की सारी दिनचर्या मेरे और बच्चों के आसपास घूमती रहती। शाम को रंजन ऑफिस से लौटते तो बच्चे खुशी से चहकने लगते। रंजन टूर पर जाते तो अमृता को हुड़क में बुखार आ जाता और उलझन और आनंद के बीच जीवन कटता रहा था। फिर मन के अवचेतन में अपने दाम्पत्य को सुखी बनाने की जिद भी थी। कहीं अवचेतन में यह भी था शायद कि उस सफलता का पूरा दायित्व पत्नी की दक्षता पर होता है। और मैं रंजन की बड़ी से छोटी हर मांग को पूरा करने में लग गई थी। जितना जितना मैं दबती गई थी, उतना उतना रंजन का आधिपत्य बढ़ता गया था। जरा सा कुछ इच्छा के खिलाफ होता और वे आंखें तरेर लेते, नथुने फूल जाते और आवाज़ में क्रोध आ जाता। पर तब भी मुझे रंजन के प्यार पर भरोसा था। वैसे भी शायद रंजन के गुस्से की आदत पड़ गई थी मुझे। कभी उनका मिजाज उनकी भोली सी मजबूरी लगने लगता। थोड़ी बहुत खिन्नता के बीच लगता जैसे जीवन ठीक ही कट रहा है। संबंधों की ऊहा-पोह के बीच 10-12 साल ऐसे ही निकल गए थे। तभी एक दिन तबीयत खराब लगने के कारण इंस्टीट्यूट से जल्दी ही लौट आई थी। घर के अंदर घुसी थी तो मैंने रंजन की असिस्टेंट को उनके साथ घबरा कर अपने बेडरूम से निकलते देखा था। पहली प्रतिक्रिया वहीं हुई थी। रंजन को छोड़ जाने की बात बेबात पर आंखें तरेर कर बात करने वाले रंजन ने मेरे पैर पकड़ लिए थे। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मीनाक्षी। मैंने रंजन के लिए नहीं, अपने कारणों से सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लिया था। लगा था बच्चों से इनके पिता का प्यार नहीं छीन सकती मैं। उन्हें अपने और माधव जैसा पितृविहीन बचपन नहीं देना चाहती थी मैं नहीं चाहती थी कि वे उस पीड़ा से गुजरें। फिर शायद कुछ संवेदनाएं रंजन के लिए अभी भी बची थीं। लगा था मेरे और बच्चों के बगैर वो कैसे जी पाएंगे। लोगों से क्या कहेंगे कि क्यों चली गई मीनल। पर अपमान के उस आघात को सहना सरल नहीं हुआ था मेरे लिए। उस पीड़ा को मैं कभी भूल नहीं सकी। उस चोट से हमारे रिश्ते पूरी तरह दरक गए थे। पर मेरे घर न छोड़ने की तरफ से पूरी तरह निश्चिंत होते ही रंजन पहले की तरह मस्त हो गए थे, एकदम प्रसन्न। चेहरे पर कोई दुविधा, कोई दुख और लज्जा नहीं। पहले की तरह वे बात बेबात आंखें तरेरने लगे थे। बात बात पर चेहरा बिगड़ने लगा था। पहले कभी ध्यान नहीं दिया था, पर अब समझ आता है कि पहले की तरह ही निगाहें भी इधर उधर भटकने लगी थीं। रंजन की ज्यादतियों के लिए शायद मैंने बहुत लंबी चुप्पी साध ली थी। मन में बातें जमा होती रही थीं, पर मैं चुप थी। मैं ये भी समझ गई थी कि रंजन को अपने जीवन में दूसरी औरतों की नहीं, उनके शरीर की ज़रूरत होती है। नहीं तो उन्होंने हमेशा चाहा कि मैं उनके साथ सब जगह रहूं, सब जगह चलूं। मेरा साथ होना उन्हें आत्मविश्वास और अभिमान से भरता था। पर मेरे लिए उस साथ का कोई अर्थ ही नहीं रह गया था। मेरे लिए शरीर और मन दोनों के लिए संबंधों का एक ही रास्ता था, मन से चलकर शरीर तक और शरीर से होकर मन तक।
आज इतने सालों बाद मेरे और रंजन के संबंध के प्रसंग को उठाया है मौसी ने। माँ तो कभी इस तरह से खुलकर बात ही नहीं करती थी। मैं मौसी की तरफ देखती हूँ। माँ चाहती थी कि मैं रंजन को छोड़ दूँ, पर माँ ने कभी इस बारे में मुझसे बात नहीं की थी। मैं धीमे से फुसफुसाती हूँ, नहीं तो शायद मेरे लिए निर्णय लेना आसान हो गया होता। मौसी मेरी तरफ चौंक कर देखती हैं, फिर वही शिकायत भरी हंसी हंसती हैं। वो डरती थी कि कहीं तुम ये ना सोचो कि माँ ने अपना घर तोड़ दिया था, अब मुझसे मेरा घर तोड़वा रही है। मौसी मेरी तरफ देखती रहती हैं। शायद तुमने कभी ऐसी शिकायत की थी जयंती से? मैं मौसी की बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। वैसे भी क्या जवाब दूँ? एकदम पथराने लगती हूँ, एक अपराध बोध से भी भरने लगती हूँ। अतीत खंड खंड में आंखों के सामने घूमने लगता है। उस दिन पापा के घर से आए थे हम दोनों। महीने 15 दिन में उनके पास जाते थे हम लोग। पापा के घर में हम लोगों का एक अलग कमरा गैलरी के अंत में बना हुआ, नीला कारपेट, उसी से मैच करते हुए पर्दे, फ्रेंच विंडो, साइड बोर्ड पर माँ के साथ हम दोनों की तस्वीर, अपने दोनों हाथों से हम दोनों को समेटे हुए, चेहरे पर कई सारे मिले जुले भाव। पापा के घर में माँ की तस्वीर हमें निहाल कर जाती, न जाने क्यों एक एहसान से भी भर जाती। बहुत साल पहले चंदा आंटी ने ही वो तस्वीर खींची थी हम लोगों की। किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इनाम मिला था उन्हें और बहुत चर्चित हुई थी। ये तस्वीर चंदा आंटी और पापा का प्राइज पोजीशन थी। पापा बहुत ही शान से उस तस्वीर के बारे में बताते हैं। आज समझ पाती हूँ उस जिक्र में हम तीनों होते ही नहीं थे, सिर्फ चंदा आंटी होती थी। उनकी योग्यता, फोटोग्राफर के तौर पर उनकी ख्याति। ये भी समझ आता है अब कि असल में वो हमारी तस्वीर नहीं, चंदा आंटी का पुरस्कार था जिसे पापा ने सजा कर रखा हुआ था। हर बार पापा के घर से लौट कर आने पर मन काफ़ी खिन्न रहता। उनके घर का वैभव, स्टाइल, लग्जरी कारें, होटल, क्लब और पापा का प्यार उनकी दूसरी पत्नी की खातिर हमारे चित्त को अशांत कर जाती। आज सोचती हूँ तो बेहद घुटन होती है कि तब ये क्यों नहीं लगा कि ये सब माँ का पावना था जिसे कोई और छल से भोग रहा है। चंदा आंटी के लिए कभी कोई दुर्भावना मन में आई ही नहीं। बस हर बार माँ पर ही गुस्सा आता रहा, जैसे हमारे सामने रखा हमारा वैभव उन्होंने हमसे छीन लिया। माँ के लिए मन के अंदर एक गांठ पनपने लगी थी। वहाँ से लौटकर अपना घर, अपना कमरा, अपना किचन और बाथरूम सब छोटे और गंदे लगने लगते। उस दिन वहाँ से लौटकर आने पर हमने अपनी छोटी सी अटैची अपने बिस्तर पर रख दी थी। माँ नाराज़ हुई थी और माधव एकदम झल्ला पड़ा था। कहाँ रखे इस घर में, जगह भी है कहीं? उसने हिकारत से चारों तरफ देखा था। माँ स्तब्ध वहीं की वहीं खड़ी रह गई थीं। उनकी आंखों में आंसू भरने लगे थे, पर आहत हम लोग भी थे। हमारी अपनी चोट थी, बहुत सारे सवाल थे और बहुत सी शिकायतें थीं। माँ भरभरा कर पलंग पर बैठ गई थीं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं किसी खेल या शौक में अपना घर छोड़कर नहीं निकल आई थी। मैं उनके बगल में उनसे सटकर बैठ गई थी। उनके लिए बहुत ढेर सी ममता उमड़ी थी मन में। मैंने अपने हाथ से उनके कंधे को घेर लिया था। मैंने काफ़ी देर मनाती पुचकारती रही थी, पर फिर भी अनजाने में ही मन की बात मुंह तक आ गई थी। पर माँ, तुमने हम लोगों का क्यों नहीं सोचा? प्रॉब्लम तुम्हारे और पापा के बीच में थी, पर हम दोनों को तो एक नॉर्मल घर चाहिए था। मेरी बात से जैसे माधव को बल मिल गया था, अपना पक्ष रखने का एक मौका भी। वो माँ के घुटनों पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठा था। हाँ माँ, हमें तुम और पापा दोनों चाहिए थे। हमें अपना घर चाहिए था। और वो उनकी गोदी में सिर रखकर रोने लगा था। माँ उसका सिर सहलाती रही थी और रोती रही थी। वो जैसे बुदबुदाई थी। मेरे लिए उस जलालत, उस गंदगी में और रह सकना संभव नहीं था बेटा। उस एक ही कुर्सी के पास बैठे हम तीनों रोते रहे थे, अलग अलग कारणों से। माँ के लिए मन बहुत दुखी होता था, किंतु तब भी बार बार और अक्सर मुझे और माधव को ये लगता कि उन्होंने अपने निजी कारणों से घर छोड़ दिया, हमारे बारे में नहीं सोचा। बार बार लगता कि उनकी गलती से हमारा सब कुछ छिन गया। चंदा आंटी कितनी शान और अधिकार से संभाल रही हैं सब कुछ। पापा की शान, उनका स्टेटस, जो काम माँ को करना चाहिए था वो वे कर रही हैं, पूरी दक्षता के साथ। अजब सा रिश्ता हो गया था माँ से। कभी प्यार उमड़ता, कभी दिल दुखता उनके लिए, और कभी हमारा आक्रोश मुखर होने लगा था, और कभी मन उनके लिए एकदम अलगाव से भर जाता।
मौसी मेरी तरफ देख रही हैं, पूछ रही हैं, शायद तुमने कोई ऐसी शिकायत की थी जयंती से? आज क्या जवाब दूँ मौसी को? हमारी वो शिकायत उस उम्र में भी सही नहीं थी तो आज इस उम्र में कैसे दोहराऊँ उसे? इसलिए चुप हूँ। बड़ी देर तक हम में से कोई कुछ नहीं बोलता। वर्षों की संचित जिज्ञासा आज मुंह पर आ जाती है। मौसी, माँ और पापा के बीच क्या हुआ था? मौसी हुंकारी भरती हैं। तुम्हारे पापा ने बहुत बेशर्मी, बहुत क्रूरता से वो माहौल पैदा कर दिया था कि तुम्हारी माँ के पास घर छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा था। जयंती ने घर छोड़ा था, केशव ने निकाला नहीं था, इसलिए कानूनी तौर पर उसका पक्ष कमज़ोर था। वैसे भी कानूनी लड़ाई लड़ने की उसकी कोई इच्छा भी नहीं थी। मौसी की निगाहें मेरे ऊपर टिकी हैं, पर लगता है जैसे कहीं और देख रही हूँ। केशव जैसा बेहया बेशरम इंसान डंके की चोट पर बेहयाई करते। पूछो, एक अच्छी भली लड़की की ज़िंदगी क्यों खराब कर दी? चंदा से केशव का बरसों पुराना अफेयर था। वो मुसलमान थी, इसलिए घर वाले तैयार नहीं हुए और हमारी जयंती बेचारी की बलि चढ़ गई। जब तक सास ससुर जिंदा रहे तब तक दबे ढके तौर पर सब चलता रहा। वे लोग लाड़ करते थे उसका, पर उनके मरते ही केशव ढीठ हो गए। चंदा को घर लेकर आने लगे, जयंती से कमरा ठीक करने को कहते, बिस्तर की चादर बदलवाते। मौसी की आंखें टपटमाने लगती हैं, उनकी आवाज़ में शिकायत है। तुम ही बताओ मीनल, ऐसे में कोई औरत रह सकती थी क्या? और तुम दोनों को पापा अच्छे लगते रहे, वो औरत फैसिनेट करती रही। जयंती सच में अभागी थी जो अपने बच्चे भी। मौसी अपना वाक्य अधूरा छोड़कर एकदम चुप हो जाती हैं। बड़ी देर तक सोचती रहती हैं। उनकी आवाज़ आत्मालाप जैसी हो जाती है। औरत विधवा होती है तो उसके अकेलेपन, उसके कष्ट पर कोई सवाल नहीं करता, न पराए न अपने। उसके पास बहुत सी यादें होती हैं संजोकर रखने के लिए। विधवा होती है तो बच्चों को देखकर जी लेती है और बड़े होकर उसे बच्चे संभाल लेते हैं। उसके प्यार, उसकी सेवा को याद रखते हैं। परंतु मौसी फिर अपनी बात आधी छोड़कर चुप हो जाती हैं। मेंटल पीस पर रखी माँ की तस्वीर को बड़ी देर तक देखती रहती हैं। अम्मा जयंती के लिए भी जब बहुत परेशान होती तो यही कहती कि एक बार बच्चे ठीक से पल जाएं जयंती के। मैं भी सोचती, भगवान ने इतना बड़ा कष्ट दिया उसे तो एक क्षतिपूर्ति कर दी कि बच्चे पढ़ाई में तेज़ हैं। बच्चे एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएं। मौसी खिसियाई हंसी हंसती हैं। पर उसकी किस्मत तो देखो, वो तो बुढ़ापे में और अकेली हो गई। बच्चों के पास समय ही नहीं रहा उसके लिए। माधव तो सुना लाखों की तनख्वाह पा रहा है। मौसी मेरी तरफ थकी नज़रों से देखती हैं। जयंती की सच में किस्मत ही खराब थी। पूरे जीवन उसे पुरुष का प्यार, पुरुष का साया नहीं मिला। बच्ची थी तो पापा की डेथ हो गई, शादी होकर गई तो केशव से, और बूढ़ी हुई तो। मौसी अपनी बात फिर अधूरी छोड़ देती हैं। मौसी की आंखों से क्रोध झांकने लगता है। केशव, वो घटिया इंसान, करोड़ों का मालिक, उसी के पैदा किए बच्चे। उसी क्रोध भरी आंखों से वे मेरी तरफ देखती हैं। बड़ा लाड़ जताते थे बच्चों पर, होटल, क्लब और पिकनिक ले जाकर। कभी पूछा, बेटा फीस कहाँ से आती है? वो प्राइमरी स्कूल की टीचर तुम्हारा खर्चा कैसे चलाती है? तुम्हें पीएचडी तक और माधव को आईआईएम कैसे कराया उसने? कैसे शादी की? और तुम दोनों? मौसी का एक एक शब्द लगता है दिलो दिमाग पर कोड़े बरस रहे हों। मौसी के सामने बहुत छोटा महसूस करती हूँ मैं। नितांत गृहिणी होते हुए भी जिस अधिकार से माँ की मदद करती रहीं, उस पर आज आश्चर्य होता है। मैं तो नौकरी करती थी, रंजन से ज़्यादा तनख्वाह थी मेरी। कई बार लगता रहा माँ अकेली क्यों रह रही हैं। चाहती रही मेरे पास आ जाएं वे, पर रंजन से कभी कहने का साहस ही नहीं हुआ। मैं जानती थी कि रंजन ने कभी अपने बूढ़े माता पिता के लिए ही नहीं चाहा कि वे हमारे साथ रहें, फिर माँ तो। और मैं अपनी नौकरी, बच्चों, अपने सुख, अपने दुख में उलझी रही। आज सोचती हूँ क्या मैंने उस बात को उतना महत्व ही नहीं दिया था। कभी साल 6 महीने में उनके पास चली जाती, कभी हफ्ते 10 दिन को वे आ जाती बस। आखिरी बार गई थी तो बहुत कमज़ोर लगी थी वे। उनके लिए चिंता होती रही थी। तभी कुछ दिन बाद मौसी उन्हें अपने पास ले गई थी और मैं एकदम से निश्चिंत हो गई थी। उसी के 8-10 महीने में वो नहीं रहीं। मौसी के होते माँ की तरफ से निश्चिंत ही रहे हम दोनों। मौसी की मदद के अलावा माँ के लिए हमारा भी कुछ फ़र्ज बनता है, इस बात को कभी सोचा ही नहीं।
हमारे सेटल हो जाने के बाद भी माँ की कुछ ज़रूरतें शेष बची हैं, इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कभी। माँ को दिए छुटपुट उपहारों के अलावा उनके प्रति जिम्मेवारी की तरह तो हमने कभी कुछ किया नहीं। कभी ये भी नहीं सोचा कि कितनी अकेली हो गई होंगी वे। इतने वर्षों तक अकेले चलने के बाद सहारे की ज़रूरत होगी उन्हें, तन से भी मन से भी। सच ये है कि बचपन से लेकर अब तक उन्हें अपने साथ करते ही देखा था, तो कभी उन्हें सहारा देने की बात दिमाग में आई ही नहीं। फिर मौसी तो थी ही, अब तो वे भारत में भी थी। मौसी के जाने में कुछ ही देर रह गई है। मैं मौसी के पास जाकर खड़ी हो गई थी। संकोच में कुछ देर चुप ही रही थी और फिर मेरी आवाज़ भर्रा गई थी। मौसी, माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उनके लिए मैं आज आपसे माफ़ी मांग सकती हूँ। मेरी आंखों में आंसू भरने लगे थे और मौसी, मेरे होंठ कांपने लगे थे। थैंक यू मौसी, यदि आप ना होती तो माँ का क्या होता, आज सोच भी नहीं पाती। थैंक यू मौसी फॉर एवरीथिंग यू डिड फॉर माँ। मौसी मुझे बढ़कर एकदम से बाहों में भींच लेती हैं। मैं और वो कुछ देर को एक दूसरे से गले लगे रोते रहे थे। मौसी की भर्राई हुई आवाज़, वो तुम्हारी माँ ही नहीं, मेरी भी छोटी बहन थी बेटा। मैं मौसी की तरफ डबडबाई आंखों से देखती हूँ। माँ बहुत नाराज़ थी हम दोनों से? नहीं। मौसी बहुत सोच के उलझा सा जवाब देती हैं। जाने से कुछ हफ्ते पहले से बहुत सुस्त दिखती थी। मैंने पूछा था, जाओगी किसी बच्चे के पास या उन्हें बुला लें कुछ दिनों के लिए, तो साफ मना कर दिया उसने। अब इसका चाहे जो मतलब निकाल लो, और हो सकता है कि इसका कोई मतलब ना रहा हो। बच्चों को परेशान करना ना चाहती थी वो किसी भी तरह से। मेरे मन में आता है माँ हम दोनों की तरफ से विरक्त हो गई थी, मगर मैं कुछ बोलती नहीं। मैं मौसी की तरफ देखती हूँ। अब किसी नए मुद्दे पर बातचीत का समय शेष नहीं है। फिर भी उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने माँ के रहते हम लोगों से बात क्यों नहीं की थी, कभी हमें इस बारे में क्यों नहीं डांटा था, सत्य से हमारा साक्षात्कार क्यों नहीं कराया था। माँ ने ही हमें इतना पराया क्यों समझा कि कभी अपने मन का दुख, अपना अकेलापन हमसे बांटा ही नहीं। अब इस अपराध बोध, इस पीड़ा के साथ जीना सरल होगा क्या हमारे लिए? पर कुछ कहती नहीं। क्या कहूँ? लगता है मेरा वो लाचार सा मूक क्रंदन सुना है मौसी ने। उनके चेहरे पर एक मजबूर अपराधी भाव है, जैसे वो सफाई सी दे रही हूँ। जानती हूँ इन पिछले कुछ दिनों में तमाम बातें तुम्हें चोट पहुँचाने वाली कही हैं। शायद चोट पहुँचाना ही चाहती थी मैं, पर क्या करूँ, जयंती के लिए बहुत दुख था मन में, तुम लोगों के लिए बहुत क्रोध भी। उनकी आवाज़ भरनाने लगती है। तभी तय किया था मैंने और तुम्हारे मौसा ने कि तुम दोनों को बुलाकर बात करेंगे, पर जयंती ने मौका ही कब दिया। उम्र से पहले ही अचानक यूँ चटपट चली गई। मौसी मेरा हाथ अपनी हथेलियों में ले लेती हैं। उनके हाथ ठंडे हैं, एकदम बर्फ़। जयंती अब इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मुझे तुम लोगों से उसके लिए न्याय चाहिए था, मरने के बाद ही सही। एट लीस्ट शी डिज़र्व दिस मच। वे चलने के लिए तत्पर बगल की मेज़ से अपना पर्स उठा अपने आंसू पोंछने लगती हैं। मौसी का पैर छूने नीचे झुकती हूँ। और मौसी, माधव? लगातार एक हिचकी सीने में फंस गई हो। मेरी आवाज़ रुंधने लगी थी। माधव बुरा नहीं मौसी, माँ के प्रति हमसे अपराध होना था सो हो गया, पर माधव बहुत प्यार करता था माँ को, बहुत तड़प कर उनकी याद करता है। बहुत याद करते हैं हम उनको, हमारा और था ही कौन। मौसी अपने आंसू पोंछती रही थी। पता है बेटा, अच्छा भूल जाओ अब सब कुछ। उन्होंने प्यार से मेरे गाल थपथपाए थे। आना दिल्ली मेरे पास, अपना ख्याल रखना। वे कार में जाकर बैठ गई थी। मैं जाती हुई कार को खड़े हुए देखती रही थी दूर तक। प्यार, मौसी ने ही कहा था कभी कि जहाँ चिंता और कमिटमेंट ना हो, दूसरों का दुख और अपना सुख बांटने की और उनके लिए कष्ट उठाने की इच्छा ना हो, वहाँ बड़ा खोखला लगता है ये शब्द। सही कहा था मौसी ने। इस क्षण मौसी के सामने इस शब्द के इस्तेमाल पर भी शर्मिंदा सा महसूस कर रही हूँ मैं। मौसी कल दोपहर वापस चली गई हैं। इन 10 दिनों में मौसी से इतना अंतरंग रिश्ता बन गया है जितना अपनी 43 वर्ष की पूरी उम्र में नहीं बन पाया था। मन बेहद बेचैन है। माँ की बहुत याद आ रही है। उनके अभाव के एहसास से उबर नहीं पा रहा है मन।
आखिरी बार जब माँ के पास गई थी तब का उनका चेहरा आंखों के आगे तैरता रहता है। उस रात मैं लौटने वाली थी। देर रात की गाड़ी थी। दुबली और लंबी देह खिड़की के बगल में रखी कुर्सी पर बैठी हुई बाहर देखती हुई। बाहर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी वे बड़ी देर से उधर ही देख रही हैं। अचानक उनके लिए बहुत ममता उमड़ी थी मन में। दिल किया था कि उनके बगल के फर्श पर बैठकर उनकी गोदी में सिर रख दूं, पर वे वैसे ही बैठी रही थी। हमारे बीच के संबंध कभी उस मुखर प्रेम प्रदर्शन तक पहुँचे ही नहीं। आज जब भी उन्हें याद करती हूँ उनका वही चेहरा सामने आ जाता है, थका हुआ, क्लांत, एकदम अकेला, आंखों में आंसुओं का सा भ्रम देता हुआ। मुझे रात भर नींद नहीं आती। बिस्तर पर और लेटे रहना कठिन लगता है और उठकर सामने बरामदे की बड़ी कुर्सी पर आकर बैठ जाती हूँ। बगल के कमरे में शायद अमृता ने देख लिया है मुझे उठते। वो उन्नीदी आंखों से मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर कई सारे भाव एक साथ आते हैं। यहाँ आकर क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही है क्या? मैं कोई सीधा सा जवाब नहीं दे पाती, अस्पष्ट सी हुंकारी भरती हूँ। वो सामने की कुर्सी पर बैठ जाती है और चुपचाप कुछ सोचती रहती है, जैसे अपने आप से बात कर रही हो। कभी कभी अजीब सा लगता है सोचकर। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखती हूँ। क्या? तुम्हारी मैरिज? पापा से तुम्हारी शादी? वो तेज निगाहों से मेरी तरफ देखती है। मैं नहीं समझ पाती मम्मा, तुमने क्यों और कैसे पापा से शादी की? क्यों और कैसे तुम उनके साथ रहती रहीं? किस लिए उनके गर्म मिजाज को झेलती रहीं तुम? उसकी आवाज़ तेज हो जाती है। और क्यों और किस लिए आज तुम उनका मातम मना रही हो? किस लिए? मैं स्तब्ध रह जाती हूँ। मेरी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल जाती है। मौत कोई जश्न मनाने की चीज़ भी तो नहीं होती बेटा। वो तीखी निगाहों से मुझे देखती है। प्लीज़ माँ, काफ़ी श्रद्धांजलि तुम उन्हें दे चुकी। एनफ, अब बस करो। मेरे स्वर में आजिज़ी आ जाती है। तुम दोनों तो कम से कम ऐसा मत कहो। तुम्हारे लिए तो वो अच्छे पिता थे ही। तुम दोनों को बेहद प्यार करते थे। वो सब कुछ करते थे जो एक अच्छा पिता करता है। अमृता लाचारी से हाथ हिलाती है। पता नहीं माँ, जिस इंसान के लिए कभी इज्जत ही महसूस नहीं हुई वो, फिर जो मेरी माँ के लिए अच्छा पति नहीं बन सका, उसे अच्छा पिता कैसे मान लूँ? मैं चौंक कर अमृता की तरफ देखती हूँ। अनजाने में वो मेरे दुख, मेरे अपराध बोध को कुरेद गई है, जैसे कोई जख्म एकदम ताज़ा ताज़ा खुल गया हो। ऐसी ही बात मैं कभी क्यों नहीं माँ से कह पाई? मैंने और माधव ने तो कभी इस तरह से सोचा तक नहीं। ना जाने कैसे माँ का ख्याल मेरे मन से चलकर अमृता तक पहुँच जाता है। वो मेरी तरफ देखती है। तुम तो नानी की बेटी थी मम्मी। कितने सेल्फ रिस्पेक्ट से काटी है उन्होंने ज़िंदगी। नाना की इतनी बड़ी कोठी, नौकर चाकर, शानो शौकत सब छोड़कर चली आई। उनके चरणों में ज़िंदगी नहीं काट दी। क्या फ़र्क पड़ता है? हवेली में रहकर 2 कमरों में रह ली, कारों पर नहीं चली, रिक्शों बसों पर चलती रहीं, फ़र्क ही क्या पड़ता है? मैं मजबूर निगाहों से अमृता की तरफ देखती हूँ। उस ताज़ा जख्म में बड़ी जोर की टीस उठती है। आज वो कह रही है फ़र्क ही क्या पड़ता है। हमने वो हालात पैदा कर दिए थे कि माँ हमेशा परेशान होती रहीं, अपराधी सा महसूस करती रहीं उस सब के लिए जो पापा के पास था और जो दे सकने की सामर्थ्य उनकी नहीं थी। आज सोचती हूँ माँ अपने अभावों में भी बहुत संतोष, बहुत सुख से रहती। अगर मैं और माधव ना होते, अमृता की तरह मैं क्यों नहीं सोच पाई थी तब? वो आजिज़ी से सिर हिलाती है। मैं सच में नहीं समझ पाती माँ, तुम पापा के साथ कैसे रह सकें? मानसिक तौर पर, क्वालिफिकेशंस के नज़रिए से, नौकरी, स्टेटस, सब में तुमसे इन्फीरियर हस्बैंड, दैट टू विद अ रोविंग आई। रोविंग आई? मैं चौंक कर उसकी तरफ देखती हूँ। रंजन का चिड़चिड़ा मिजाज, अहंकार, उनका खुरदुरा व्यक्तित्व बच्चों के सामने था। उसमें छिपाने या बताने जैसी कोई बात ही नहीं थी। पर इसके अतिरिक्त अपनी किसी समस्या, किसी चोट की बात मैंने बच्चों से कभी नहीं की। फिर बच्चों को कैसे पता है ये बात? रंजन के चरित्र के बारे में बाहर कोई ऐसी चर्चा है क्या? क्या किसी बाहर वाले ने बच्चों को कुछ बताया? बच्चों ने कभी कुछ देखा क्या? मुझे नहीं पता। उस बारे में रंजन का कोई पक्ष नहीं ले पाती। इस संदर्भ में उससे कुछ पूछ भी नहीं पाती। यदि उसने कोई ऐसी बात बता दी जो बर्दाश्त करना मेरे लिए कठिन हो गया तो?
फिर वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। मरे इंसान से और अधिक आहत महसूस करना, उससे और अधिक घृणा करना, समय को पीछे लौटाकर उससे बदला लेने की कामना करना किसी का कुछ अर्थ नहीं। अमृता मेरी ही तरफ देख रही है। लगता है मुझे कुछ कहना ज़रूरी है। मैं तुम दोनों को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहती थी, इसलिए बर्दाश्त करती रही सब कुछ। नॉर्मल? वो तेज निगाहों से मेरी तरफ देखती है। नॉर्मल? माय फुट। हमने उस स्थिति से हमेशा घृणा की थी। हमें हमेशा गुस्सा आया है तुम्हारे ऊपर। खुद अपमानित होती रहीं और हम दोनों को अपमानित महसूस कराती रहीं, एक ऐसे इंसान से जिसके लिए हमारे मन में कोई आदर नहीं था। वैसे भी हमें एक हारी, बर्दाश्त करती हुई कमज़ोर माँ की नहीं, एक आत्मविश्वास से भरी, अपने दमखम पर जीने वाली नो नॉनसेंस माँ की ज़रूरत थी, जिस पर हम गर्व कर सकें, जिस पर हमें तरस ना आए। और मम्मी, तुम में सामर्थ्य थी उसकी, फिर किस लिए शहीद होती नहीं? वो कुछ क्षण चुप रहती है। हमारे लिए? एक बार हमसे पूछा तो होता कि हम चाहते क्या हैं। ऐसी ही तो शिकायत हमने की थी माँ से। हमारे बारे में तो सोचा होता, हमसे पूछा था पापा को क्यों छोड़ा। आज अमृता पूछ रही है, क्यों रहती नहीं तुम पापा के साथ? जवाब में माँ के वे उखड़े टूटे वाक्य बहुत अर्थहीन से लगे थे हमें। जानती हूँ आज मेरी बात भी नहीं समझ पाएगी अमृता, इसलिए चुप हूँ मैं। अभी आप सुन रहे थे सुमति सक्सेना लाल जी की लिखी हुई कहानी फिर वही सवाल। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।